हेलो एवरीवन, अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड बियॉन्ड। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रिसेंटली 21 नवंबर 2024 को एक अरेस्ट वारंट इशू किया बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के अगेंस्ट में और हमास के टॉप लीडर्स के अगेंस्ट में। अब इस अरेस्ट वारंट के इशू होने के बाद इसके लीगल इम्पैक्ट क्या होंगे और इसके प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसको आज हम समझेंगे। लेकिन इन चीज़ों को समझने से पहले हम समझेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की हिस्ट्री और उसके इस्टेब्लिशमेंट और उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। I would now want to ask my representative to the conference to place in your hands the Rome Statutes of the International Criminal Court. May it serve mankind well in generations to come. Thank you. देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आइडिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से आया है। अगर हम बात करें न्यूरमबर्ग ट्रायल की और टोक्यो ट्रायल की, तो इन्होंने पहली बार वॉर के क्रिमिनल्स को पनिश किया। ये ट्रायल ने ये साबित किया, ये मैसेज दिया दुनिया को कि इंटरनेशनल क्राइम के लिए एक इंडिविजुअल को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। 1948 में यूनाइटेड नेशन ने जेनेवा कन्वेंशन को अडॉप्ट किया और इसको अडॉप्ट करने के बाद ये बोला गया कि हमें एक परमानेंट कोर्ट की ज़रूरत है जिससे इंटरनेशनल क्राइम्स और क्रिमिनल को डील किया जा सके। लेकिन कोल्ड वॉर जो 1947 से लेके 1991 तक था, इन कोल्ड वॉर के चलते ये जो प्रोग्रेस थी ये कहीं ना कहीं स्लो हो गई। 1990s में रवांडा और यूगोस्लाविया के जेनोसाइड ने दुनिया को बहुत बड़ा झटका दिया। यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए एक एडहॉक ट्रिब्यूनल्स बनाए जिन्होंने ये बताया कि ऐसे क्राइम्स के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन ज़रूरी है। अब बात है 1998 की, जहां रोम कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। उसमें 160 कंट्रीज़ को इनविटेशन दी गई, जहां रोम स्टैट्यूट को ड्राफ्ट किया गया। ये स्टैट्यूट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का लीगल फाउंडेशन बना, जो 17 जुलाई 1998 को अडॉप्ट किया गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफिशियली 1 जुलाई 2002 को एग्जिस्टेंस में आया, जहां 60 कंट्रीज़ ने मिलकर रोम स्टैट्यूट को रेटिफाई किया। ये दुनिया की सबसे पहली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट बनी जो एक इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट करती है। इसका जुरिस्डिक्शन कुछ मेजर क्राइम्स पर है, जैसे जेनोसाइड पर, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ अग्रेशंस पे। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो हेग में नेदरलैंड में है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला जुडिशियल चैम्बर, जो ट्रायल्स को, प्री ट्रायल्स को और अपील को देखता है। दूसरा पार्ट है इसका प्रोसिक्यूटर। एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर केस को इन्वेस्टिगेट करता है और प्रोसिक्यूट करता है। तीसरा पार्ट है असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज। ये आईसीसी के मेंबर स्टेट्स का ग्रुप है जो ओवरऑल ऑपरेशंस को ओवरसी करता है। अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के टोटल अभी करेंटली देखा जाए तो 124 मेंबर्स हैं, जो रोम स्टैट्यूट के सिग्नेटरीज पार्टीज हैं। लेकिन कहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर्स नहीं हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका और इजराइल। चैलेंजेस फेस्ड बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अगर हम चैलेंजेस को देखें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए केवल पॉलिटिकल चैलेंजेस ही नहीं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। अगर हम बात करें नॉन मेंबर स्टेट्स की, जैसे कि इंडिया और अमेरिका, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अपने सॉवरेनिटी के अगेंस्ट मानते हैं। दूसरा चैलेंज है लिमिटेड इन्फोर्समेंट की। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भले ही अरेस्ट वारंट को इशू तो कर देता है,
लेकिन इसका इन्फोर्समेंट कहीं ना कहीं नहीं करवा पाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट खुद अरेस्ट नहीं कर सकता है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड होता है अपने मेंबर स्टेट्स पे। तीसरा जो चैलेंज है वो है पॉलिटिकल बायस एलिगेशंस। क्रिटिक्स का मानना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अफ्रीकन नेशंस पे ज़्यादा फोकस करती है और अफ्रीका के नेशंस पर अपने जुरिस्डिक्शन को ज़्यादा इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर हम रीसेंट केस को देखें तो रशिया में जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनके खिलाफ हाल ही में कुछ महीने पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट इशू किया था। इससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने विजन को दिखाया है कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक नैरो डाउन अप्रोच को नहीं लेके चल रहा है, वो अपने स्कोप को वाइडन करना चाह रहा है। अब हम बात करते हैं अरेस्ट वारंट की जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इशू किया अगेंस्ट बेंजामिन नेतन्याहू और टॉप कमांडर ऑफ हमास। पहले हम बात करते हैं एलिगेशंस की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू पे ये इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने गाज़ा के सिविलियंस को टारगेट करने के लिए स्टारवेशन टैक्टिक्स और इनडिस्क्रिमिनेट एयर स्ट्राइक्स का इस्तेमाल किया, जिसमें 4 साल, 5 साल, 9 साल, जिसमें 15-15 साल के मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। ये एक्शंस सीधा सीधा वॉर क्राइम्स की कैटेगरी के अंदर आता है। दूसरी तरफ हमास के टॉप लीडर कमांडर पे भी ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने सिविलियंस को किडनैप किया और उनको मारा। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, क्या ये अरेस्ट वारंट इन्फोर्स हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर बात हम करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर्स की, तो इजराइल और अमेरिका दोनों ये मेंबर स्टेट्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के नहीं हैं, इसीलिए इन पर डायरेक्ट अरेस्ट होने का खतरा कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ उनके अरेस्ट होने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये अरेस्ट वारंट कहीं ना कहीं इनके डिप्लोमेटिक जो मोबिलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस इजराइल का सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई है। अगर हम अरेस्ट वारंट की बात करें तो अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद ही अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट के डिसीजन को आउटरेजियस बताया और ये भी कहा कि इजराइल के जो एक्शंस थे उनको हमास के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें साथ में डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशंस के दौरान नई डायनामिक्स लाई जा सकती है। अगर हम लीगल लेवल पर इसको देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स केस बनता हुआ दिखता है। इजराइल ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को हमेशा से ही रिजेक्ट किया है, वही हाल हमास का भी रहा है। लेकिन ये जो वारंट है ये एक सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस भी रखता है। ये एक मैसेज है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी चाहती है और चाहे कन्फ्लिक्ट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। ये जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ केवल एक लीगल एक्शन नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल जस्टिस और जियोपॉलिटिक्स के नए पैराडाइम को डिफाइन करती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपकी इस पे क्या राय है? आप इसके बारे में क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि इन अरेस्ट वारंट का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली होना चाहिए या ये हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ।